आपको श्योर बता रहे हैं ना, अगर आप बोर्ड लेवल भी सोच के आए ना मेरे पास, कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हमको मेंस एडवांस में बैठना चाहिए। श्योर बता रहे हैं। तुम फॉर्मूला बोले उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जेई पूछा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं पूछा होगा, क्योंकि मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना जेई नीट सब टच करता है। ठीक है, नीट वाला तो खूब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनवा देते, क्लियर हो जाएगा। अब एक्चुअल में लास्ट क्लास पूरा कहां हो पाया था, सारा फॉर्मूला को टच नहीं कर पाए थे हम लोग लास्ट क्लास सिर्फ कहां तक गए थे, गिवन मास बाई मोलिकुलर मास तक गए थे। ठीक है, एक्चुअली सारा फॉर्मूला अभी टच भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम जो फॉर्मूला बोल रहे हो ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जरूर बना लेंगे। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास ये डिस्कस किए थे कि मूल क्या होता है। एक बार जरा हम शॉर्ट में डिस्कस कर दें, फिर से ब्रीफली जरा डिस्कस कर ले कि चैप्टर हमारा था मोल कंसेप्ट। एक्चुअल में चैप्टर नहीं, ये टॉपिक है, बट ये टॉपिक ऐसा है ना कि इस चैप्टर को ही हम लोग वही टॉपिक कंसिडर करके चलते हैं, मोल कंसेप्ट। ये पूरा चैप्टर को ही मोल कंसेप्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जो मोल कंसेप्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझे थे कि मोल क्या होता है। तो मोल के बारे में हम लोग क्लियर किए थे कि मोल क्या होता है। तो मोल एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, ये क्वांटिटी से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, ग्रीक वर्ड विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है, तो जिसका मीनिंग होता है हीप, और हीप का मतलब होता है बाबू ढेर, बहुत सारा। जहां पर कोई भी चीज बहुत सारा क्वांटिटी में लेते हैं उसको हीप बोलते हैं, और ग्रीक में उसको क्या बोला जाता है, मोल बोला जाता है। क्लियर है ना? तो इस वजह से इस कंसेप्ट को मोल कंसेप्ट बोला गया। अब सर ढेर सारा का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो एक ऐसा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को लेकर कैलकुलेट करते हैं, और वो क्वांटिटी कौन सा है? तो वो क्वांटिटी है, बोलो कौन सा? 6.023 इंटू 10⁻23। और ये 6.023 इंटू 10⁻23 जो है, इसी को क्या बोला जाता है? 1 मोल बोला जाता है। और ये 1 मोल का वैल्यू कहां से आया, कैसे आया? तो साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो उस साइंटिस्ट का नाम था ओस्टवाल। ओस्टवाल क्या किया? तो ओस्टवाल मास स्पेक्ट्रोमीटर पर 12 ग्राम कार्बन को रख के तौल लिया। ठीक है, उसको मेजर कर लिया, और 12 ग्राम कार्बन में भी कौन सा कार्बन लिया गया था? तो वो कार्बन लिया गया था जिस कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13 एंड C14। तो यहां पर जो कैलकुलेशन के लिए लिया गया था वो C12 को लिया गया था। ठीक है, और जब पता लगाया गया बाबू, तो 12 ग्राम C12 कार्बन में हमारे पास टोटल 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम अवेलेबल था। क्लियर है? एंड दिस वैल्यू वाज टर्म्ड एज 1 मोल। शुरुआत में इस वैल्यू को सिर्फ ओस्वाल 1 मोल कंसीडर किया, बट बाद में इस वैल्यू को आईयूपीएससी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू कंसीडर कर लिया। और आईयूपीएससी जिस वैल्यू को स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेता है उसको पूरे वर्ल्ड को मानना पड़ता है। ठीक है, आईयूपीएससी ही केमिस्ट्री के लिए सब कुछ है। हमको जो भी यूनिट मिलता है, जो भी कैलकुलेशन मिलता है, वो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी मिलता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो आईयूपीएससी की तरफ से इस 1 मोल के वैल्यू को स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया गया। तब से अभी तक जो भी कैलकुलेशन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करवाते हैं लेबोरेटरी में, वो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का नहीं करवाते हैं, वो कितने का करवाते हैं? 1 मोल का। ठीक है, इतने एटम का। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों 1 मोल का क्यों करवाते हैं हम लोग, इतना ज्यादा क्वांटिटी में क्यों लेते हैं? तो उसके पीछे का रीजन हम लोग लास्ट क्लास समझे थे कि बाबू एक सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ऐसा समझो ना कि एक डस्ट पार्टिकल में 10⁻19 नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, एक डस्ट पार्टिकल को तो हम लोग अच्छे से देख नहीं पाते हैं, और उस एक सिंगल से डस्ट पार्टिकल में 10⁻19 नंबर ऑफ एटम होता है। दैट मीन्स कि एक सिंगल एटम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग एटम का जो सारा प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूल का जो सारा प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको एक सिंगल एटम या मॉलिक्यूल के थ्रू अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको कम क्वांटिटी में दिया जाए तो आप अच्छे से उसका स्टडी नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर कोई चीज आपको ज्यादा क्वांटिटी में दिया जाए तो आप उसका अच्छे से स्टडी कर पाइएगा, ज्यादा से ज्यादा उसका डिटेल्स बता पाइएगा। तो आईयूपीएससी एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया थ्रू ओस्वाल 1 मोल, कि अब हम लोग कोई भी स्टडी करते हैं तो 1 एटम का नहीं करते, कितने का करते हैं? 1 मोल का करते हैं। लास्ट क्लास हम एक एग्जांपल लेकर समझाए थे
कि जैसे हम सॉल्ट लेते हैं, सपोज कि हम नमक का 2 दाना लेते हैं, ठीक है, और उस सॉल्ट के 2 दाना को लेकर के हम बोलते हैं कि ये 2 क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट आपके पास है, आप इसका सारा प्रॉपर्टी बताइए। तो आपने बताया कि सर ये सॉलिड है, सर इसका कलर जो है वो थोड़ा व्हाइट टाइप से लग रहा है, ठीक है। आप टेस्ट करके बताएं कि सर ये सॉल्टी लग रहा, नमकीन लग रहा, लेकिन हम बोले उसके बाद का प्रॉपर्टी तो आप नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? तो आपके पास 2 ही सॉल्ट था, आप चाट गए, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वही 2 सॉल्ट की जगह हम आपको 1 मुट्ठी सॉल्ट दिए होते, ठीक है, तो आप टेस्ट करने के बाद भी उस बचता, आप उसको वाटर में डाल के देखते हैं कि ये सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा, आप उसको हीट करा कर देखते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई भी चीज क्वांटिटी में दिया जाए तो आप उसके ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आईयूपीएससी इस वैल्यू को स्टैंडर्ड कंसीडर कर लिया। और अभी हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 1 एटम का नहीं करते हैं, हम लोग कितना क्वांटिटी लेते हैं? 1 मोल लेते हैं। क्लियर है? कुछ तो क्लियर होगा। तो आज का क्लास आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या है ना कि आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, बाकी तो सब लोग थे ना लास्ट क्लास तुम लोग, तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, वो क्लियर हो जाएगा। या तो वो एक्स्ट्रा क्लास आप हमसे एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग चल रहा, अभी हम आपको लेक्चर दे देंगे, आप देख लीजिएगा आराम से घर पर। नहीं क्लियर हुआ तो क्लास दे देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास केस है। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक क्या है? तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट अभी नहीं करेंगे। अभी क्यों करेंगे? अभी तुम बात किए थे बाबू एक फॉर्मूला का ना, तो जरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जरा कुछ डेटा तुम लोग को दिए थे हम याद करके आने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, वो आपको याद होना ही चाहिए। पूरा इंटायर केमिस्ट्री 11th हो 12th हो या उसके बाद अगर आप कहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो वो जो डेटा हम दिए थे ना, वो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बना ले पहले हम लोग। ये क्वेश्चन बैंक भी सामने पड़ा हुआ है, जेई मेन का है, अच्छा बात है। तो इसी से रिलेटेड, इसी में से क्वेश्चन ढूंढ के बना लेते हैं। जो तुम फॉर्मूला बोले उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जेई पूछा ही होगा, हो ही नहीं सकता कि नहीं पूछा होगा, क्योंकि मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना, जेई नीट सब टच करता है, ठीक है। नीट वाला तो खूब करता है, नीट वाला बेसिक करता है, जेई वाला थोड़ा सा लेके चल जाता ऊपर में, ठीक है। हालांकि ऐसा बोला जाता नीट वाला बेसिक करता है, इस बार नीट वाले ने हिला के रख दिया, ठीक है। इस बार नीट वाला एडवांस लेवल को क्रॉस कर गया। हालांकि केमिस्ट्री में नहीं था, केमिस्ट्री में था, टफ था, तो उतना होना चाहिए, वो तो होता ही है कि कोई पेपर मॉडरेट आ गया, कोई पेपर इजी आ गया, कोई टफ आ गया। लेकिन कोई टफ आता है, वो मतलब टफ वैसा टफ नहीं आता है कि टीचर को सोल्व करने में 4 घंटा लग जाए, तो बेचारा स्टूडेंट कहां से सोल्व करेगा, ठीक है। एक एक इंस्टीट्यूट का पूरा फैकल्टी लोग वो क्वेश्चन पेपर को यूट्यूब पे लाइव क्लास में सोल्व कर रहा, उनको सोल्व करने में 4 आवर्स प्लस लग जा रहा। तो आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 3 घंटे में बना के चला है सारा कुछ, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, टेंशन ना लो, ऐसा कभी कभी होता। अरे वाह, क्वेश्चन तुरंत मिल गया, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन हम लिखते चले क्या? डेटा मेरे पास भी रहेगा, लिखेंगे तो चलो लिखते साथ में लिखते हैं। लिखिए 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखना 23 मत लिख देना, 1 मोल का वैल्यू ये नहीं दिया है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, ठीक है। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स are present in 10 gram of substance X. The molarity of solution containing 5 gram of substance X in 2 liter of solution is
डैश इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन है आपका जेई मेंस 2020 का 3 सितंबर के शिफ्ट का, बड़े अच्छे दिन के शिफ्ट का है। जेई मेन 2020 3 सितंबर मेरा बर्थडे, 3 सितंबर मेरा बर्थडे होता है, उस दिन का ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलो देखा जाए जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोल रहा हूं, एक्चुअल में कैलकुलेट मोलारिटी करना। मोलारिटी जो है ना एक मिक्सचर का पार्ट है, कंसंट्रेशन, उसमें हम लोग को मोलारिटी पढ़ना है। लेकिन क्या है कि आपको लास्ट क्लास हम एक फॉर्मूला बताए थे, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला पूछे ना, उसके पहले या उसके बाद हम एक फॉर्मूला और बताए थे, मोलारिटी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, बताए थे ना। देखो फॉर्मूला है कॉपी में, तो दोनों उस फॉर्मूला से मोलारिटी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां तुमको दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। हम बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सिंपली वी कैन से कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 10 ग्राम सब्सटेंस एक्स में मौजूद है, कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उस x के 10 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। उस द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ x, ठीक, 5 ग्राम सब्सटेंस x है, उसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है 2 लीटर सॉल्यूशन में। एक्चुअल में आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं, वहां बस कैलकुलेशन भरी जगह है, इसलिए थोड़ा हम इधर लिखते हैं। लास्ट क्लास जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम था ना, तो बाबू मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम गिवन है कितना, 2 लीटर, ये देखो वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर। तो वॉल्यूम गिवन है बाबू, तो तुमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बात किए थे कि हमारे पास एक प्राइमरी फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। कौन सा फॉर्मूला, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, वो प्राइमरी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान देना, बात ऐसा है कि गिवन मास तो सर गिवन है, कितना गिवन है, 10 ग्राम, ठीक है, बट हमको 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं करना, हमको मोलारिटी कैलकुलेट करना है कितने के रिस्पेक्ट में, 5 ग्राम। वहां बाद में आते हैं, पहले हमको जो मास गिवन है वो कितना गिवन है, 10 ग्राम। हमारे पास ये गिवन मास अवेलेबल है, अगर हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बात ऐसा है सर ना, मॉलिक्यूल ही नहीं पता तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे आप। अगर मॉलिक्यूल पता होता देन हम उसका मास को सम टोटल कर देते, मॉलिक्यूलर मास का निकाल कैलकुलेट कर लेते। जैसे हम लोग लिखे थे ना कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल वाटर है तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, मॉलिक्यूलर मास इज 18। ठीक है, बट यहां तो कुछ दिया ही नहीं, मॉलिक्यूल क्या दे दिया आपको, एक्स। तो सबसे पहले तो आपको एक्स फाइंड करना होगा, तो आप एक्स फाइंड करने कहां जाएंगे, छोड़िए उसको, एक फॉर्मूला देखो आप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर हम लोग 1 मोल के वैल्यू को ही बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब वो क्या बोलते हैं, मिटाने वाला कहां चला गया, वो जो मोलैरिटी का जितना फॉर्मूला होता है ना, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का जितना फॉर्मूला होता है ना, मेंस वाला एक ही क्वेश्चन में यूज कर लिया है। कैसे, तुम देखो ध्यान से, एक आइडियल गैस इक्वेशन छोड़कर सब यूज कर लिया है। ये मिटा देना बाबू, ये तो किसी को लिखना नहीं है, मिटा देना बाबू, चलेगा। देखो ध्यान देना, number of moles is equal to given mass by molecular mass and again number of moles is equal to number of particle by Avogadro number।
हम एक काम कर सकते हैं, हम इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर सकते हैं। बोलो सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज ये भी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है और ये भी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है। हम लिख सकते हैं ऐसे, गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से भी लिखते हैं, 9-10 में आप पढ़े होंगे। एवोगाड्रो नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Na इज इक्वल टू, ध्यान देना सब लोग, थोड़ा कंसंट्रेट रहना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। आयुष देख ले बाबू, बाद में लिखना, देख ले जरा। नंबर ऑफ गिवन सॉरी नॉट गिवन पार्टिकल, गिवन, अच्छा ठीक ही तो था, इसको लिखे थे, चलो कोई बात नहीं, मिटा दिए। तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब आप एक बात देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, गिवन मास 10 ग्राम, हम उसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। सर इसको लेके क्यों नहीं चल रहे हैं, बिकॉज उसमें कितना पार्टिकल है वो हमको गिवन है, तो इसको कैसे ले रहे हैं। 10 ग्राम में इतना पार्टिकल है, ये हमसे बोल दिया गया है, ठीक है। तो 10 ग्राम में इतना पार्टिकल है, तो गिवन मास बाई molecular mass is equal to number of particles 6.023 into 10 to the power 22 divided by Avogadro number 6.023 into 10 to the power 23। कैलकुलेशन में दम नहीं होगा, बट कंसेप्ट में बहुत दम है। अलग अलग फार्मूला को मिला के आपको बनाना है। आप इसको इससे 10 टाइम्स में कैंसिल कर दिए, एक जीरो ज्यादा है इस वजह से 10 टाइम्स, समझे बात को ना। पावर 22 है, पावर 23 है, तो एक जीरो तो बच जाएगा ना। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास आपको कितना मिल गया, 100 ग्राम पर मोल। क्लियर है यहां तक। देखो एक बात समझना, मॉलिक्यूलर मास गिवन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आपको लगता है मॉलिक्यूलर मास गिवन मास के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज कि हमारे पास 10 ग्राम H2O है, सिंपल सी बात है, हमारे पास 10 ग्राम H2O है, तो भी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। हमारे पास 100 ग्राम H2O है, तो भी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। हमारे पास 1000 ग्राम H2O है, फिर भी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा। हमको मॉलिक्यूलर मास मिल गया, हमको मॉलिक्यूलर मास मिला 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में, बट मॉलिक्यूलर मास तो 10 ग्राम X हो या 5 ग्राम X हो, बात बराबर है। सिंपल सी बात है, समझे कि नहीं बात को। अब हम 5 ग्राम X के लिए, अब हम 5 ग्राम X के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास। समझे कि नहीं, क्लियर हो रहा ना, पक्का ना, क्लियर हो रहा बाबू, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, गिवन मास कितना है 5, अब तो 5 लेंगे ना, और मॉलिक्यूलर मास कितना हम ले लिए 100, दैट मीन्स कि आ गया 0.05 मोल। नंबर ऑफ मोल्स था, किसका नंबर ऑफ मोल्स, X का। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। अब हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स इज 0.05 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, 2 लीटर। ठीक है, तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.025 यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, बताओ यहां वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि हमको इंटू 10 टू द पावर -3 लाना था। 10 टू द पावर -3 तो मिला नहीं, बोलो सर मिल गया ना। पॉइंट को राइट साइड में ले जाएंगे, हम इस चीज को लिख सकते हैं ना, 25 इंटू 10 टू द पावर -3। दैट मीन्स कि हमारा आंसर कितना आ गया, 25। क्लियर हुआ कि नहीं, पक्का ना। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन था, बट समझ में उम्मीद करते आ गया होगा। श्योर, कहीं अगर किसी को कोई सस्पेंस हो तो पूछ लो, हम फिर से बता देंगे।
कहीं कोई इसमें डाउट है तो पूछो, फिर से बता देंगे। एक बार हम फिर भी बता देते हैं। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया कितना, 6.023 इंटू 10⁻²2। इतना मॉलिक्यूल कितने ग्राम एक्स में था, 10 ग्राम एक्स में था। ठीक है, हमसे बोला गया कि आप मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए 2 लीटर सॉल्यूशन में, नॉट फॉर 10 ग्राम एक्स बट फॉर 5 ग्राम एक्स। ठीक है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है बट नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं पता। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास गिवन है बट मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर दिए। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास वाज 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 6.023 into 10⁻22 एंड एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 into 10⁻23। ये 10 टाइम्स में कट गया, मॉलिक्यूलर मास 10 into 10 हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। ये मॉलिक्यूलर मास किसके रिस्पेक्ट में आया, तो ये 10 ग्राम एक्स के रिस्पेक्ट में आया। बट हम लोग फिर से वही बात कि वो 10 ग्राम एक्स हो, 100 ग्राम एक्स हो या 1 मिलियन ग्राम एक्स हो, मॉलिक्यूलर मास तो कभी चेंज होगा ही नहीं। समझ गए बात को? तो 5 ग्राम एक्स के लिए भी मॉलिक्यूलर मास 100 ही होगा, 10 ग्राम एक्स के लिए भी 100 होगा। तो हम 5 ग्राम एक्स के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 100। क्लियर है ना? हमको मिल गया 0.05 मोल। हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अभी आपको ये नहीं पता मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो बात ऐसा है ना कि जब जेईई मेंस के एग्जाम में आप बैठने गए होंगे, ये इमेजिन कीजिए, तो क्या उस समय भी नहीं पता होगा मोलैरिटी क्या होता है? अरे मोलैरिटी इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो 2-3 क्लास बाद आपको पता चल जाएगा ना। तो जो बच्चा उस जेईई मेंस में बैठने गया होगा उसको तो पता होगा ना मोलैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको मोलैरिटी नहीं पता, वो पता चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बट फिर भी अगर हमको फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है और हमसे कोई मोलैरिटी बोले तो डेफिनेटली हम मोलैरिटी इक्वल टू n/v कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स 0.05 और वॉल्यूम इज 2 लीटर, आ गया 0.025। हम पॉइंट को जैसे जैसे राइट में करेंगे 10 टू द पावर माइनस उतना बढ़ते जाएगा। अगर ये किसी को क्लियर नहीं होता, हालांकि ये एक्सट्रीम बेसिक है बट फिर भी, तो 0.025 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1000 दैट मीन्स क्या, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 दैट मीन्स क्या, 25 इंटू 10 टू द पावर -3। वेरी सिंपल। क्लियर है? चलेगा, आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो, तुम अच्छा फॉर्मूला का जिक्र किया, क्लियर हो गया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, तो मेंस वालों का ना बाबू ये खासियत होता है, नॉट ओनली मेंस, मेंस, नीट, एडवांस, जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है। हम नेक्स्ट क्लास से नीट का भी क्वेश्चन बैंक लेके बैठेंगे, नहीं तो बाय वाले बुरा मान जाएंगे, उनको लगेगा सर सिर्फ मेंस 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 कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, जो भी हो, ठीक है, आपको क्या है ना कि कंसेप्ट ओवरऑल दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। आप सोचिएगा ना कोई पार्टिकुलर टॉपिक के कंसेप्ट से काम हो जाए, कभी नहीं होने वाला। आपको सारा कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। मेंस का जो सिलेबस है 11 12 मिला करके टोटल 23 चैप्टर्स हैं और उसको 25 क्वेश्चन पूछना है या सपोज 30 क्वेश्चन पूछना है, तो सिंपल सी बात है ना, एक चैप्टर से तो 2 क्वेश्चन भी निकल के नहीं आ रहा। ठीक, तो वो तो अलग अलग कंसेप्ट लगा के पूछेगा ही ना। 2 टॉपिक का कंसेप्ट क्या, वो 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट मिला के पूछ देता है। ठीक है, बट आपको श्योर बता रहे हैं ना, अगर आप बोर्ड लेवल भी सोच के आए ना मेरे पास, कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि हमको मेंस एडवांस में बैठना चाहिए, श्योर बता रहे हैं। ठीक है, आप में से अगर कोई बोर्ड लेवल भी सोच के आया होगा ना, तो हम पक्का बता रहे हैं, जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं वैसे आप पढ़ाते चलिए ना, पढ़ते चलिए ना, कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं नहीं, हमको मेंस एडवांस या नीट जो भी मेरे लायक एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमको उसमें बैठना चाहिए। ठीक है, बस आप साथ में पढ़ते चलिए, घर पर रिवीजन करते चलिए।
तुम तो बाबू टॉपिक पढ़े नहीं थे, बट सिर्फ तुमको ये क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मूला को कैसे इक्वल करके कैलकुलेट किया गया, कम से कम ये क्लियर जरूर हुआ होगा। टॉपिक तो पढ़े नहीं हो तो थोड़ा टॉपिक का एक्स्ट्रा क्लास का ले लेना, नहीं तो हम बता देंगे लेक्चर कैसे देखना है। ठीक। तुम लोग ऐप डाउनलोड किए थे सब लोग? रैंकर ऐप डाउनलोड कर लिए हो? अभी क्लास के बाद हमको नंबर बताना, ऐप में ऐड कर देंगे। ठीक है, बैच बना के उसमें ऐड कर देंगे, और वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड होता है उसको हम बैच में डालते जाएंगे। आपको जो डाउट होगा या कभी क्लास छूट गया, या जैसे आप पीछे से ज्वाइन किए तो एक आध वीडियो लेक्चर देखा जा सकता है। ठीक है, बट फिर भी अगर क्लियर ना हो लेक्चर से, हम ऑफलाइन क्लास पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। ठीक है, हालांकि ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये तो रिकॉर्डिंग है क्लास का, तो एग्जैक्टली जो क्लास चल रहा है वही है, लेकिन फिर भी हम ऑफलाइन पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आप आके हमसे पूछ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनाए, ये क्वेश्चन इजी है, बट फिर भी कोई बात नहीं, है तो है। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही इजी है, बट फिर भी चलो बनाते हैं। हो गया ना ये पूरा, बता दो ना। इजी में भी इजी इतना कर दिया है ना कि आपको एटॉमिक मास तक दे दिया है। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन को टफ करने के लिए होता है। आसान क्वेश्चन तो सब कोई बना लेगा, तो इस वजह से थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है। अच्छा, हम जैसा समझ रहे थे वैसा नहीं है बाबू, मतलब इजी ही है, लेकिन वैसा नहीं है जो तुरंत बन जाए। थोड़ा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब इजी है, फिर भी टाइम टेकिंग ले ही लेगा, 2-4 मिनट ले ही लेगा। आपसे बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ Fe इज इक्वल टू, ऐसा समझ लो, ट्विस दैट ऑफ 70 ग्राम एंड हाफ ऑफ 20 ग्राम H, बोथ ए एंड बी या नन। ट्राई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ एटम, दैट मीन्स क्या? नंबर ऑफ एटम, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, देखिए किसके इक्वल हो रहा है। ट्राई कीजिए ना 2 मिनट, फिर हम बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख, इसका मोल्स तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है।
अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में डब्ल्यू बाई हम लिखते हैं। तो गिवन मास इज 560 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 56, तो ये कितना आ गया 10 मोल। अब देखो हमको ये बात पता है ना कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। 023 भी आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी 02 तक लेकर चलता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻23 नंबर होता है, ये तो नंबर ही है ना, एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो 10 मोल है, मतलब 6.02 इंटू 10⁻24 है, ठीक। बट उसका तो सर कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? अरे जब 1 मोल में कुछ भी ले तो फिक्स होगा कि उतना ही है, ठीक है। देखिए जरा, 70 ग्राम नाइट्रोजन है ना। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट किया जाए। नाइट्रोजन बोला गया, अच्छा एन बोला गया है, तो N2 नहीं लेंगे, फिर N लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 70, मॉलिक्यूलर मास कितना होता नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का मास तो याद होना चाहिए 14, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लो थोड़ा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जब पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट चैप्टर आएगा ना, हम तुमको पूरा मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे, उसका टेंशन ना लो, बहुत सारा ट्रिक्स है, बहुत कुछ है उसमें। लेकिन कम से कम अभी फिलहाल के लिए एटॉमिक नंबर 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। 20 तक मास नंबर याद करो, 30 तक मत करो, 20 तक मास नंबर करो। 20 से अबव जाएगा तो क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तुमको, ठीक है। तो कितना हो गया 14 5 जा 70, 5 मोल है ना। नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, H है या H2 है? H है। गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, तो इट मींस कि 20/1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, तो ये कितना मोल हो गया बाबू 20 मोल। अब जरा कंपेयर कीजिए कि ये 10 मोल जो है 70 ग्राम नाइट्रोजन से डबल है। हाँ सर, 70 ग्राम नाइट्रोजन से डबल है, बिकॉज 70 ग्राम नाइट्रोजन में 5 मोल था, तो उससे तो ये डबल है। फिर आप कंपेयर करें कि 10 मोल जो है ये 20 ग्राम हाइड्रोजन से हाफ है। यस सर, 20 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू 20 मोल हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है। तो इससे ये क्या है, हाफ है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल, क्लियर हो गया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखें, ये क्लियर हुआ ना सबको? सब लोग क्वेश्चन बेसिक से शुरू करके और ऊपर लेवल तक जाते हैं। आज की क्लास में उल्टा हो गया है, सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ, उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
आपको बताना है कि इनमें से किसके पास नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है। 20 ग्राम नाइट्रोजन, 30 नहीं सॉरी 304 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन, 102 ग्राम कार्बन। किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, बता देंगे ना, बताइए। तो सबसे ज्यादा सी का हो गया, क्योंकि 20 का 20 मोल रह गया। अगर बाय द वे हमको एक ऑर्डर अरेंज करना हो तो हम किसको सबसे पहले रखेंगे, सी को, और सी के बाद फिर बी, बी के बाद कौन सा आ जाएगा, डी, और देन ए। ठीक है, कितना कितना मोल्स आया एक बार जरा लिख लें हम। ये तो पूरा 20 मोल रह गया, यहां पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 20/1, ये 20 मोल रह गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास 102/12, 17, 17.5, 17 कहां से आएगा ना, 8.5, 12 बट जा 96, बच गया 6.0, हाँ 8.5। ठीक है, और ये 30 ग्राम 304 ग्राम ऑक्सीजन, ये 19 मोल आया ना, देन 304/16, 19 मोल, और ये तो सिंपली 28/14, सबसे कम यही है 2 मोल। तो भाई जिसका मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा, उसके एटम्स ज्यादा, बिकॉज मोल तो एक नंबर है, तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा, दैट्स ऑल, सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब एक थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे माइंड में, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बट कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, लिखो, लेट अस सपोज you have 1 mole of Indian rupees. Let us suppose you have 1 mole of Indian rupees and you spent 10 to the power 6 rupees, and you spent 10 to the power 6 rupees per second, 10 to the power 6 rupees per second, full stop. How many years would it take, would WOULD, how many years would it take to spend, how many years would it take to spend 1 mole of rupees, 1 mole of rupees, 1 mole of rupees if one day equal to 20 hours, 1 years equal to 400 days. क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है, आप समझ रहे हैं क्या करना है। आपके पास 1 मोल रुपीज है, बहुत ज्यादा है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, उतना पैसा किसी के पास नहीं है जितना आपके पास है, तो आपके पास 1 मोल रुपीज है। उस 1 मोल रुपीज का क्या करना है,
आप और 1 मोल रुपीज में आप 10⁶ रुपीज पर सेकेंड खर्च भी कर रहे हैं, आप खर्चा भी दम भर करते हैं। 10⁶ मतलब आप 10 लाख रुपया एक सेकंड में खर्च कर रहे हैं, ना जाने आप क्या खर्च कर रहे हैं, ठीक है। छींकते खांसते भी आप लगभग 50-60 लाख खर्च कर दे रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि 1 मोल खर्च करने में आपको कितना साल लगेगा अगर एक दिन में 20 आवर्स होता है, ठीक है, और 1 ईयर में कितना होता है 400 डेज। ये हाइपोथेटिकल अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ है और ये मेरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको हम ईयर दिखा देंगे अभी निकाल कर, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट पूछा हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है। कर लेंगे आप कैलकुलेट? क्या लगता है, या हम थोड़ा आगे तक पहुंचा दें? क्या थोड़ा आगे तक पहुंचा दें? नहीं? अच्छा करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार हम देख लें तुम लोग का कैलकुलेशन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद हम बताना चाहिए हमको या नहीं, हम देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रुपीज स्पेंट इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁶, ठीक है। आप 1 सेकेंड में 10⁶ कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, क्या काम कीजिए, सबसे पहले आप पूरा एक दिन का कैलकुलेट करें कि हम एक दिन में कितना खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक साल का कैलकुलेट करें। क्या कुछ किए हो क्या कैलकुलेट? इतना आ रहा, देखो कैलकुलेट कैसे होगा। अच्छा, आप एक सेकेंड में 10⁶ कर रहे हैं, तो एक मिनट में कितना करेंगे ये कैसे पता चलेगा? इंटू 60, ये एक मिनट का खर्चा हो गया आपका, ठीक है। इंटू 60 करते हैं तो ये एक घंटे का खर्चा हो गया। क्लियर है ना? एक सेकेंड में आप 10⁶ कर रहे हैं, 1 मिनट में आप इतना कर रहे हैं, 1 आवर्स में आप इतना कर रहे हैं, एंड एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होता है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 आवर्स ही है, ठीक है। तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितने दिन का खर्च हो गया? एक दिन का, ये पूरा एक दिन का खर्च हो गया। और आपके पास 1 ईयर इक्वल टू कितना है? 400 डेज। तो अगर आप इसको इंटू 400 कर देते हैं तो ये पूरा 1 ईयर का खर्चा हो गया आपका, 1 ईयर का खर्चा हो गया। तो आपके पास टोटल रुपीज कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, ये टोटल है, और ये एक साल का खर्च है।
तो टोटल को अगर 1 ईयर के खर्च से हम डिवाइड कर दें तो कितना ईयर लगेगा हमको पता नहीं चल जाएगा। समझे बात को ना। तो हम बोले ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, उससे बच के कोई कहाँ जाएगा। हम एक काम करते हैं, हम इसका पॉइंट भी हटा के नीचे में 3 जीरो दे देते हैं। भाई ये मेरा 1 साल का खर्च आया है, आप एक बार अपना अकॉर्डिंग देख लो कैलकुलेट करके, ठीक है। यार इतना बार बार सटर उठाना तो गिराते ही क्यों। आज थोड़ा सटा दो भाई, दरवाजा जरा सटा दो। 11 आएगा, 1 मिनट। 10⁶, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा ठीक है, हम ये पॉइंट हटाकर 3 जीरो नीचे ला दिए तो 11 3 14 हो गया। हम समझ गए, तुम पॉइंट नहीं हटाए हो, क्लियर है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, 288 से 6023 को डिवाइड करना है, ठीक है, कर देते हैं। और क्या, 6023 को 288 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 6023 कटेगा किससे, किसी से नहीं कटेगा। ट्वेंटी पॉइंट 9 अधिक भी वही रहा लगभग, क्योंकि 288 से 2 टाइम्स में लगाए तो 576 आया, बच गया 263। अब अगर इसको हम पॉइंट देकर जीरो देते हैं तो 9 टाइम्स 20.9 या 2.9, 20.9। 288 से 2 टाइम्स में लगा हमारा, ठीक ठीक 20.9, सॉरी 20.9 आ गया ये। तो 20.9 इंटू 10⁻, 23 और प्लस 14 गया तो -14। दैट मीन्स कि 20.9 इंटू 10⁻9 ईयर्स, ठीक है। इतना साल लगेगा आपको 1 मोल खर्च करने में। पर सेकेंड 10 लाख खर्च करें तब भी इतना साल कौन रहेगा खर्च करने के लिए। बोलो सर खर्च करने का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 10 लाख क्यों करेंगे, और ज्यादा करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि हमको तो पूरा खर्च करके जाना है। हो गया, बन ही गया लगता है सबका। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं। कैलकुलेशन अलग चीज है, कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, हालांकि कैलकुलेशन कोई बहुत ज्यादा लेवल का नहीं था, हम देखो सिंपली कैलकुलेट कर दिए कि हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 रुपीज था। हम इसको कैलकुलेट किए तो 6 6 जा 36, 36 इंटू 2 किए तो आ गया हमारा कितना 72, ठीक है, सॉरी 72 नहीं 74, हाँ 72। और 72 को जब 4 से किए तो 72 इंटू 4 करने के बाद आ गया हमारा कितना 288, ठीक है। और इंटू 10⁻, ये सब जीरो, एक 6 यहाँ पे था हमारा ऑलरेडी जीरो, तो 6 7 8 9 10 11, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो 3 जीरो और नीचे आए तो 11 3 14 हो गया। 288 से इसको डिवाइड कर दिया गया, हमारा आंसर आ गया। दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। तो हमको लगता है कि मोल्स से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसा जैसा क्वेश्चन हम बनवाएं आपको एग्जैक्टली इससे रिलेटेड एक डीपीपी नेक्स्ट क्लास दे देंगे, आप सारा क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक में आगे बढ़ना चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं मोल कंसेप्ट इज अनमोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहता है तो कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर होता है। और यही रीजन है ना बाबू कि हम जब तुम आते हो क्लास ना, तो कोई भी बच्चा जब क्लास आता है तो हम चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं करते हैं, हम चैप्टर स्टार्ट कर देते कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रीजन क्या है, अगर तुमको फर्स्ट क्लास से, तुम 10th क्लास से अभी अभी आए और तुमको फर्स्ट क्लास से हम इतना कैलकुलेशन दे दिए ना, तो तुमको लगेगा साइंस नहीं कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से पहले तुमको क्या देना पड़ता है, पहले थोड़ा सा थ्योरी का डोज देना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, अच्छे से समझाना पड़ता है, धीरे 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 लेवल तुम्हारा ऊपर आता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है ना कि हम चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं करके पहले क्या स्टार्ट कर देते, चैप्टर 2 स्टार्ट कर देते हैं। वो थ्योरी है, उसके बाद उसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है, बाद में लास्ट होते होते बहुत कंसेप्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब तक तुम्हारा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, माइंड वॉश हो जाता है पहले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आते हैं, कैलकुलेशन हो गया, चलो बढ़िया है, अब इसको रखा जाए और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, नहीं एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक मास। आपको याद होगा एटॉमिक मास टॉपिक हम लोग ऑलरेडी, जो लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके थे, ध्यान में है। लेकिन वहां जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे वो कैसे करते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, P प्लस N से मास नंबर कैलकुलेट करते थे। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि वो मास नंबर जो था वो एक्चुअल में मास नंबर था, एटॉमिक मास नहीं था। बोलो सर एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या होता है? नंबर को लेकर तो कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी 16 है और मास नंबर भी 16 है। बट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता, अभी तक नहीं पता आपको, खैर तो अब आप समझ लीजिए कि एटॉमिक नंबर एंड मास, एटॉमिक मास एंड मास नंबर आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एटॉमिक मास अलग चीज है और मास नंबर अलग चीज है। मास नंबर में हम लोग P प्लस N करते हैं और एटॉमिक मास में हम लोग एटम का एक्चुअल मास कैलकुलेट करते हैं। अब आप हमको एक बात बताओ, हम कार्बन का मास लिए 12, ठीक है, तो आप यूनिट क्या लगा दिए, तो आप यूनिट ले लिए ग्राम, सपोज ग्राम ले लिए, ठीक है, तो कार्बन का मास 12 ग्राम, तो हम पूछे कितने कार्बन का मास 12 ग्राम, तो आप क्या कहेंगे, 1 कार्बन का। सर 1 कार्बन का मास 12 ग्राम। आप लिए ऑक्सीजन, मास लिए 16 ग्राम, कितने ऑक्सीजन का 16 ग्राम, आप बोलेंगे 1 ऑक्सीजन का, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ बाबू, एक डस्ट पार्टिकल में हम लोग बात करते हैं कि 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है। एक डस्ट पार्टिकल में इतना एटम होता है और आप बोलते हैं सर कि एक एटम का मास 12 ग्राम है। अरे तो 12 ग्राम तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी होता है। क्या एक डस्ट का मास 12 ग्राम होगा? नहीं होगा। उस डस्ट पार्टिकल में इतने एटम्स है, तो क्या एक एटम का मास 12 ग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली सर ये कुछ अलग चीज है, ये एक एटम का मास नहीं हो सकता है, ये सिंगल एटम का मास नहीं हो सकता है। फिर कितने का मास होता है? तो एक्चुअल में जो यूनिट होता है ना, वो ग्राम नहीं होता है, वो ग्राम पर मोल होता है। मतलब हम लोग जो मास कैलकुलेट करते हैं ना, वो एक सिंगल एटम का मास नहीं होता है, बल्कि वो कितने एटम का मास होता है? 1 मोल एटम का मास होता है। समझे बात को? लेकिन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 1 एटम का मास और 1 मोल एटम का मास, ये दोनों सेम हो जाता है। कैसे सेम हो जाता है सर? देखा जाए, ज्यादा बात करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। कंफ्यूज नहीं करना है, पढ़ाई करना है।
लिखिए जरा, डेफिनेशन लिखिए। देखिए, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज atomic mass can be defined as the mass of actual atom the mass of actual atom is how many times heavier the mass of actual atom is how many times heavier than the mass of than the mass of 1 by 12th part 1 by 12th part of mass of carbon. 1 by 12th part of mass of carbon. वन बाई 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन। देखो क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास को कैसे कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल में एटम का जो मास कंपेयर किया जाता है ना, वो कार्बन के 1 बाई 12 पार्ट के मास से कंपेयर किया जाता है कि कोई भी एटम कार्बन के 1 बाई 12 पार्ट से कितना टाइम्स हैवी है, कितना ज्यादा हैवी है। वो जितना ज्यादा हैवी होता है वही उसका मास हो जाता है। एक बात समझो, जैसे सपोज कि अगर हमको अपना वेट करवाना है, ठीक है, या फिर सपोज कि हम लोग कुछ सामान लेते हैं मार्केट में, तो अभी तो डिजिटल स्पेक्ट्रोमीटर आ गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर, तराजू जिसको बोलते हैं। तो अब तो वो डिजिटल तराजू है, लेकिन पहले जब डिजिटल नहीं होता था, अभी भी जब सुबह में जाएंगे तो सब्जी वाले लोग जो बैठे होते हैं वो डिजिटल तराजू लेकर नहीं बैठे होते हैं, वो हाथ से ऐसे टांग के देखते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, तो उनके पास वो मास होता है, ठीक है। 1 किलो का अलग होता है, हाफ केजी का अलग होता है, 250 ग्राम का अलग होता है, 200 प्लस 50 ग्राम मिला के बनाते हैं, ठीक है। तो 1 केजी का उनके पास एक आयरन का पीस होता है, ठीक है। उसी से कंपेयर किया जाता है कि कोई भी सामान कितना केजी है। अगर हम सपोज कि हम एक अभी वाटरमेलन लेते हैं, अभी मार्केट में तरबूज का सीजन, हम एक वाटरमेलन लेते हैं, और अगर वो वाटरमेलन का वेट उस 1 केजी वाले मास से 3 टाइम्स हैवी है, तो हम वाटरमेलन को क्या बोलेंगे कि ये 3 केजी का। सिंपल सी बात है। सपोज कि अगर हम उस 1 केजी वाले मास से 40 टाइम्स हैवी हैं, तो हम कितने केजी के हो गए, 40 केजी के हो गए, ठीक है। बोलो सर मन नहीं मान रहा कि आप 40 केजी के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, अक्सर जो लोग ज्यादा वेट के होते खुद को कम बताते हैं, जो लोग ज्यादा एज के होते वो भी खुद को कम बताते हैं, ठीक। हालांकि मेरा वेट 40 के अराउंड ही है, इंटू 2 करके थोड़ा सा ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 42 इंटू 2 प्लस 9 करेंगे ना, 89 हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो वो क्या है कि आप जो भी कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग किसी का भी मास कंपेयर कर रहे हैं, तो सपोज कि वो किससे कर रहे हैं, 1 केजी से कर रहे हैं। 1 केजी से कोई भी चीज जितना टाइम से हैवी है उतना केजी उसका मास हो गया, ठीक। तो हुआ क्या कि सपोज नेचर में कोई एटम मिला, साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहा कोई एटम मिला। अब बताना है कि वो एटम कितने ग्राम का है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है, और वो फिक्स वैल्यू कौन सा है, तो वो फिक्स वैल्यू है कार्बन के मास का 1/12 पार्ट। उस कार्बन के मास के 1/12 पार्ट से उस एटम के मास को कंपेयर करेंगे कि इस 1/12 पार्ट वाले मास से ये कितना हैवी है। अगर ये 1/12 पार्ट वाले मास से
10 टाइम्स हैवी हुआ तो इसका मास हो गया 10। अगर ये इससे 30 टाइम्स हैवी हुआ तो इसका मास हो गया 30। यूनिट क्या होगा हम बता रहे हैं, पहले जरा समझिए। मतलब कि हम कार्बन का 1/12 पार्ट लेते हैं। अब सर कार्बन का 1/12 पार्ट होता कितना है? तो कार्बन का 1/12 पार्ट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कार्बन के 1/12 पार्ट का मास है। सर ये कार्बन के 1/12 पार्ट का मास है, तो कार्बन का मास कितना होता है जिसका 1/12 लिए? इंटू 12 करेंगे तो पता चल जाएगा, बट उतना की जरूरत नहीं है। कार्बन का जो मास होता है एक्चुअल मास ऑफ कार्बन, आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर 10 मिनट समझेंगे, बिकॉज टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा अगर आप लीक से हटते हैं ना तो माइंड से उतर जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से है, बट बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेशन हटा दुर्घटना घटा वाला हाल है, ठीक है। तो सुने ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस वही कंसेप्ट। तो एक्चुअल मास ऑफ कार्बन जो होता है बाबू, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये एक सिंगल कार्बन एटम का मास है। 1.9924 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। जब हम इसको डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, तो ये आता है 1.67 अप्रोक्स में, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, अप्रोक्स लिया जा रहा। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ है ना, तो ऊपर छोटा वैल्यू, तो पॉइंट थोड़ा सा आगे चल जाएगा, तो इसलिए पावर में एक जीरो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये कार्बन के 1/12 पार्ट का मास है। अब हमको कोई भी एटम कहीं मिलता है ना, तो उसको तुरंत लेकर आते हैं और इससे कंपेयर करते हैं कि इससे वो कितना हैवी है। जैसे हम खुद को 1 kg से कंपेयर किए कि हम कितना हैवी है, ठीक है। तुम भी खुद को 1 kg से कंपेयर किए कि तुम कितना हैवी हो, बट 1 kg में क्या कोई 1 kg ही मास होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर 1 kg मतलब होता है, kg है यूनिट, बट एक्चुअल में 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम को कंसीडर कर लिया गया क्या, 1 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम को कंसीडर कर लिया गया 1 किलोग्राम। इसी तरह से 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को कंसीडर कर लिया गया इज इक्वल टू 1 AMU, AMU, या फिर इज इक्वल टू 1 U। सर व्हाट इज AMU एंड U? AMU is actually atomic mass unit and U is unified mass. Sir, what is difference between AMU and U? कुछ भी नहीं। पहले ओल्ड यूनिट AMU था, लेटेस्ट यूनिट U है। जैसे प्रेशर का ओल्ड यूनिट ATM बार, और मॉडर्न यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, ATM लेते, समझाए थे ना पिछले क्लास, वही बात है, ठीक है। तो 1 AMU या 1 U। अब कोई भी एटम हमको मिला तो हम 1 AMU से उसको कंपेयर किए कि वो कितना हैवी है, जितना हैवी है उतना AMU उसका क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। तो एक एटम का जो मास होता है वो ग्राम में नहीं होता है, वो किस में होता है, AMU में होता है। अब आप हमको बताइए कार्बन का मास 12 क्यों है, कार्बन का मास 12 क्यों है? बोलो सर आप बोल रहे हैं कार्बन का मास 12, कहां कार्बन का मास 12 है सर? सर कार्बन का मास तो इतना है ना, लेकिन फिर भी क्या आपसे कोई बोलता है कार्बन का मास कितना, तो आप इतना बताते हैं? बोलो सर ये तो कभी पता ही नहीं था, आज पता चला है। तो ये कैसे बताते? ये तो आज पता चला कि कार्बन का मास इतना होता है, तो आप क्या बताते हैं, 12 बताते हैं। तो आप कार्बन का मास 12 इसलिए बताते हैं क्योंकि वो खुद भी अपने 1/12 पार्ट से 12 टाइम्स हैवी होगा, सिंपल। कार्बन का ये वाला जो मास होगा, जो खुद का मास होगा, वो भी तो इस वैल्यू से 12 टाइम्स हैवी होगा। अरे समझे बात को हम क्या बोल रहे हैं?
हम किसी भी एटम का मास इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो कार्बन भी तो एक एटम ही है ना, वो थोड़ी दूसरे जगह से आया है कुछ और है, तो उसका मास भी तो हम इसी से ना कंपेयर करेंगे कि उसका जो एक्चुअल मास है वो इससे कितना ज्यादा हैवी है। ठीक है, समझे बात को? तो इसका भी एक्चुअल मास इससे 12 टाइम्स हैवी होगा, इसीलिए कार्बन का मास भी हम लोग क्या लेकर चलते हैं, 12 लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास 16 है। क्यों 16 है सर? क्योंकि वो इस वैल्यू से 16 टाइम्स हैवी है। आर्गन का मास 20 है। सर क्यों 20 है? बिकॉज वो इस वैल्यू से 20 टाइम्स हैवी है। समझे बात को? तो हम लोग नहीं समझे? समझे ना? अच्छा, तुम ऐसे ऐसे बोला। अच्छा, ऐसे ऐसे का मतलब समझने और सेटिस्फैक्शन वाला समझना होता है। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अच्छा बात है। तो कोई भी एटम का मास हम कंपेयर किससे करते हैं? हम 1 mu के वैल्यू से करते हैं। दैट मीन्स कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू से कोई भी एटम जितना ज्यादा हैवी होगा उस एटम का उतना ही मास होगा। समझ गया? दैट मीन्स कि हम कुछ पॉइंट यहां लिखना चाहते हैं कि अगर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, ठीक है, और सिंगल एक ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 16 mu, ठीक है। इट मीन्स हम क्लियर करना चाहते हैं, आप घर पे भी पढ़ें तो बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि घर पे हम जो बोल रहे हैं बोलने के लिए नहीं आएंगे, बट कुछ बात कॉपी में रहेगा ना तो वो आपको क्लियर करेगा। इट मीन्स what it means actual mass of oxygen is what, 16 times heavier than 1 mu, that is this value 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अगर यही बात हम यहां लिखते हैं कि मास ऑफ सोडियम इज 23, इट मीन्स एक्चुअल मास ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर, क्लियर है ना, देन दिस 1 mu। समझे बात को? तो कोई भी एटम का जो मास कंपेयर किया जाता है वो मास किससे कंपेयर किया जाता है? 1 mu, एंड 1 mu इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, एंड दिस वैल्यू इज ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। क्लियर हुआ इतना? तो कार्बन का 1/12 पार्ट 1 mu के इक्वल होता है, और हम लोग किसी भी एटम का मास उस 1 mu से ही कंपेयर करते हैं। तो इतना क्लियर है? अब बात ऐसा है, थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना कि 1 एटम का मास और 1 मोल एटम का मास सेम होता है। सर ये कैसे होता है? इतना क्लियर है ना? पक्का ना? क्योंकि इतना दिमाग में क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डेटा वाला जो केस होता है ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बट इतना क्लियर है, श्योर ना, एकदम पक्का? ठीक है, तो 1 एटम का मास कैसे कंपेयर किया जाता है हम लोग समझ गए सर। ठीक है, हम लोग पूरा समझ गए। लेकिन आप जो बात बोले कि 1 एटम का मास और 1 मोल एटम का मास सेम होता है, ये कैसे होता है? उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल में हम लोग जो यूज करते हैं ना वो एटॉमिक मास यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि हम लोग ये बात पढ़े हैं ना कि कोई भी स्टडी होता है तो 1 एटम का नहीं होता है, कितने का होता है? 1 मोल का होता है। तो हमको मास भी तो 1 मोल का ना लेना पड़ेगा। समझे बात को? क्लियर हो रहा ना? कोई भी स्टडी जो होता है वो 1 एटम का नहीं होता, 1 मोल का होता है। देन मास भी तो हमको 1 मोल का लेना पड़ेगा। तो मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, इस ग्राम एटॉमिक मास का एक और नाम है, इसको ग्राम मोलर मास भी कहा जाता है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास इन टर्म ऑफ ग्राम। एक बात समझना, मास ऑफ कार्बन इज मास ऑफ, ऐसे नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करके डिटेल में, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम, सिंगल एटम इज 12 mu। ठीक है,
बिकॉज इसको हम इससे कंपेयर किए तो 12 टाइम्स हैवी था, तो 1 कार्बन एटम का मास क्या हो गया, 12 mu। क्लियर है ये टर्म कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होगा, 12 mu। चलो हम 1 मोल कार्बन एटम का मास कैलकुलेट करें, 1 मोल कार्बन एटम का। ठीक है सर, कीजिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इन ग्राम। 1 मोल भी, और कौन से टर्म में, ग्राम के टर्म में। ठीक है, ये 12 mu है। सबसे पहला काम करेंगे कि mu को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो बाबू 1 mu इज इक्वल टू इतना ग्राम। ठीक है, 1 mu इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो सबसे पहले हम करेंगे सर कि 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये ग्राम में हो गया। ठीक है, अब हमको कितने का चाहिए, 1 मोल का। तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मोल के वैल्यू से करेंगे। समझ रहे हो बात को, अरे बोलते रहो जरा, क्लियर है ना। ठीक है, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक बार फिर से देखो, 1 कार्बन एटम का मास 12 mu था, हमको चाहिए था 1 मोल कार्बन एटम का मास, और mu के टर्म में नहीं, ग्राम के टर्म में। ठीक है, तो हम सबसे पहले 12 mu को कन्वर्ट कर दिए 12 ग्राम में, और 1 मोल का चाहिए था तो मोल के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए। वेरी सिंपल सर, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, दिस इज सिमिलरली इक्वल टू 12। बोलो सर हमको भरोसा नहीं होता, इतना बड़ा वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ये 12 आएगा, 12 ग्राम पर मोल हम लोग का यूनिट होता है, क्योंकि ग्राम है और 1 मोल का, इसलिए ग्राम पर मोल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा सर, कैलकुलेट करके दिखाइए, दिखाते कैलकुलेट करके। एक्चुअल में ये फिक्स वैल्यू एकदम 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब 100% आएगा ही आएगा तो उसको कैलकुलेट करके देखा जाए। यहां से आइला पावर का कैलकुलेशन कैसे होता है, नहीं पता, इससे ही करते हैं, और वो मार्कर से ही करते हैं। और कैलकुलेटर में पावर का कैलकुलेशन मोबाइल में कैसे होता पता नहीं। क्या बोल रहे हो, पावर माइनस कैंसल हो जाएगा। हाँ देखो यहां करते हैं। ठीक है, 12 इंटू 1.67 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर -24 और 10 टू द पावर -24 एंड +23 -1। समझ रहे हो बात को ना, 10 टू द पावर -1। क्लियर है यहां तक, डिवाइड करो, पॉइंट को हटाना है बस, इसलिए डिवाइड में ले जा रहे हैं। यहां से पॉइंट हटाओ, 2 0, यहां से पॉइंट हटाओ, 1 2 3 0, और ये 10 टू द पावर -1 नीचे आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, +1, तो 1 0 एक्स्ट्रा। समझे, क्लियर है यहां तक। चलो हटा दो इसको ना। हाँ, इस वैल्यू को चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अरे सर बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया इसको, द बैटरी इज अबाउट टू, हम कंटिन्यू यूजिंग, बैटरी खत्म हो रहा तो होने दो, क्या दिक्कत है। चार्जर किस लिए दिया कंपनी, हाँ लिख रहा बैटरी खत्म होने वाला। प्रॉब्लम क्या है, बैटरी खत्म होने वाला तो चार्जर दिया ना कंपनी। देखो बाबू देखो जरा, 12 इंटू 167 इंटू 6023 क्या आया, तो ये आ गया 12070,092। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब 12.070 को अप्रॉक्स हम 12 तो ले ही सकते हैं ना, तो एक एटम का मास जितना mu में होता है उतना ही उस एटम का मास किस में होता है, ग्राम में होता है। समझे बात को। सर एक और एटम का आजमा के दिखाइए जरा कैलकुलेट करके, क्या सबका ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। चलो देखो, सपोज हम 12 की जगह 16 लेते हैं, 16 किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। यहां पर 16 लेते हैं,
ये चीज तो इतना दूर का वैल्यू तो क्या आएगा, सेम आएगा, सेम ही आएगा ना, बस 12 की जगह क्या हो जाएगा 16। चलिए देखा जाए, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 12 है हमारा और 12 की जगह हम अरे मल्टीप्लाई तो क्या करना होता है, हाँ 12 की जगह कर दिया 16, ठीक है। जब हम 12 की जगह 16 किए तो ये वैल्यू आया हमारा 1609345 डिवाइडेड बाई 12345 12345 16.093। तो सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास भी 16 होता है और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास भी क्या आ रहा, 16 आ रहा। समझ गए? तो मास ऑफ वन एटम इन टर्म ऑफ mu इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन टर्म ऑफ ग्राम। चलेगा? ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। आप यहां तक इसको नोट कीजिए और एग्जैक्टली यहां से कंटिन्यू रहेगा, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम जहां समझाएं, हम नेक्स्ट क्लास फिर यहीं पर टॉपिक्स को स्टार्ट, यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि 1 मोल कैसे 1 ग्राम और mu इक्वल होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ इतना ना? ठीक है, नोट करो।